नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। रोजमर्रा की जिंदगी में हम न जाने कितने समझौते करते हैं। कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा समझौता कानूनी तौर पर एक पक्का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? ये सिर्फ हाँ मैंने कहा, हाँ तुमने सुना से कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। बिल्कुल सही कहा। किसी भी समझौते को कानून की नजर में अनुबंध बनने के लिए मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति के अलावा भी कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। हाँ, अक्सर लोग इन बाकी शर्तों पर उतना ध्यान नहीं देते और बाद में मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ और आज हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत इन्हीं कुछ जरूरी पर अक्सर अनदेखे रह जाने वाले तत्वों पर बात करेंगे। जैसे कि कौन अनुबंध कर सकता है, स्वतंत्र सहमति का असली मतलब क्या है, कब कोई समझौता गैर कानूनी बन जाता है और कौन से समझौते तो मतलब शुरू से ही बेकार माने जाते हैं। हाँ, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं और हमारी ये बातचीत व्यावसायिक कानूनों की अध्ययन सामग्री पर आधारित है और कोशिश रहेगी कि इन कानूनी बारीकियों को आसान भाषा में समझे, है ना? बिल्कुल, हमारा मकसद है नियमों के पीछे छुपे तर्क को समझना, ताकि पता चले कि कौन सा वादा कानूनी तौर पर निभाने लायक है और कौन सा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम माना जाता है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, कानून कहता है कि अनुबंध करने के लिए पार्टियों का सक्षम होना बेहद जरूरी है। धारा 11 सेक्शन 11 तीन बुनियादी शर्तें बताती हैं। पहला, व्यक्ति वयस्क हो, मतलब मेजर हो। ठीक है। दूसरा, स्वस्थ दिमाग का हो, साउंड माइंड। और तीसरा, कानून ने उसे अनुबंध करने से रोका ना हो, मतलब डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। अच्छा। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वो समझौता कानूनी अनुबंध नहीं बन पाएगा। सीधा सीधा। ठीक है, तो पहले वयस्क होने की बात करते हैं। भारत में जहां तक मुझे पता है 18 साल की उम्र वयस्कता की मानी जाती है ना? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। बिल्कुल, 18 साल। तो जो 18 से कम है, यानी नाबालिग या माइनर, उसका किया गया अनुबंध क्यों मान्य नहीं होता? हाँ, यही सवाल है। एक बहुत मशहूर केस भी है शायद, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष। उसमें क्या हुआ था, कुछ बता सकती हैं? हाँ, वो बहुत ही लैंडमार्क केस है। वो मामला इसी सिद्धांत को स्थापित करता है। उसमें एक नाबालिग ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। ओके। बाद में उसने कहा कि भाई मैं तो नाबालिग हूं, ये अनुबंध रद्द होना चाहिए। मामला कोर्ट गया और अदालत ने माना कि नाबालिग का अनुबंध वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब? मतलब कानून की नजर में वो शुरू से ही व्यर्थ होता है, मानो कभी हुआ ही न हो। अच्छा। इसलिए उस केस में नाबालिग को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि वो गिरवी रखी संपत्ति उसे वापस मिल गई थी। अरे, तो मतलब नाबालिग ने पैसे भी रख लिए और अनुबंध भी रद्द हो गया। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? कानून नाबालिग को इतनी सुरक्षा क्यों देता है? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, कानून ये मानता है कि नाबालिग अनुभवहीन होते हैं, नासमझ होते हैं और उन्हें शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना जरूरी है। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अनुबंध को शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। अच्छा। इसका एक और नतीजा ये है कि मान लीजिए वो बच्चा बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, हाँ। तब भी वो उस पुराने व्यर्थ अनुबंध की पुष्टि नहीं कर सकता, जिसे रैटिफिकेशन कहते हैं। रैटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो चीज शुरू से ही शून्य है, वॉइड है, उसे बाद में सही कैसे ठहराया जा सकता है ना? बात तो सही है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नाबालिग किसी भी तरह के लेन देन में शामिल ही नहीं हो सकता? बिल्कुल ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्थितियां हैं, जैसे नाबालिग खुद तो किसी अनुबंध से बंध नहीं सकता, पर वो किसी अनुबंध का लाभार्थी, बेनिफिशियरी हो सकता है। अच्छा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई प्रॉमिसरी नोट उसके नाम पर है, तो वो पैसे वसूल सकता है। या फिर पार्टनरशिप फर्म में अगर सारे पार्टनर्स राजी हों तो उसे सिर्फ लाभों के लिए शामिल किया जा सकता है, लायबिलिटी के लिए नहीं। ओके, और अगर मान लीजिए नाबालिग थोड़ा चालाक है, उसने अपनी उम्र छुपा ली, झूठ बोला कि मैं 18 साल का हूँ, तब भी वो बच निकलेगा? हाँ, ये एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात है। कानून कहता है कि नाबालिग पर रूल ऑफ एस्टॉपल लागू नहीं होता। रूल ऑफ एस्टॉपल वो क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी ने झूठ बोलकर या अपने किसी काम से दूसरे को कुछ यकीन दिलाया है, तो वो बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकता।
लेकिन नाबालिग पर ये नियम लागू नहीं होता। तो मतलब अगर उसने झूठ बोलकर खुद को वयस्क बताया और अनुबंध कर लिया, हाँ, तब भी वो बाद में अपनी असली उम्र बताकर अनुबंध से मुकर सकता है। बिल्कुल। कानून उसे उसके झूठ से बंधने नहीं देता, उसकी सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा सुरक्षा है। लेकिन सोचिए, अगर किसी ने नाबालिग को वाकई जरूरी चीजें दी हों, जैसे मान लीजिए खाना, कपड़े या पढ़ाई का सामान, क्या उसका पैसा भी डूब जाएगा? नहीं, यहाँ एक बचाव है। ये आता है धारा 68 में। वो कहती है कि अगर किसी नाबालिग को उसकी जीवन की आवश्यकताएं यानी नेसेसरीज के लिए वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं, नेसेसरीज? हाँ, नेसेसरीज, तो सप्लायर नाबालिग की संपत्ति से, उसकी प्रॉपर्टी से उनका मूल्य वसूल सकता है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी से? हाँ, पर दो बातें बहुत अहम हैं। पहला, आवश्यकताएं या नेसेसरीज नाबालिग की जीवन शैली, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक होनी चाहिए, कोई लग्जरी आइटम नहीं। और दूसरा, वसूली सिर्फ नाबालिग की संपत्ति से हो सकती है, वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जिम्मेदार नहीं होता। तो अगर उसके पास कोई संपत्ति ही ना हो तो सप्लायर का पैसा गया, कुछ नहीं मिल सकता। ओ, तो कुल मिलाकर नाबालिग से अनुबंध करना मतलब बहुत जोखिम भरा काम है। हाँ, कह सकते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी शर्त पर आते हैं, स्वस्थ चित्त या साउंड माइंड। इसका क्या मतलब है कानून की नजर में? इसका सीधा सा मतलब है कि अनुबंध करते समय उस मोमेंट पर व्यक्ति को ये समझने की दिमागी क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है और उसका उसके हितों पर क्या असर पड़ेगा। मतलब एक रैशनल जजमेंट ले सके। अच्छा, तो जैसे कोई व्यक्ति है जो आमतौर पर पागल रहता है, पर कभी-कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, तो जब वो ठीक है, उस दौरान वो अनुबंध कर सकता है, वो वैलिड होगा। और उल्टा, अगर कोई आमतौर पर ठीक रहता है, पर अनुबंध करते समय बहुत ज्यादा नशे में है, या मान लीजिए तेज बुखार में है, कुछ समझ नहीं पा रहा, तो फिर उस समय किया गया अनुबंध मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो साउंड माइंड का नहीं था। अस्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति का अनुबंध भी जैसे नाबालिग का होता है, व्यर्थ होता है, वॉइड। समझ गया। और तीसरी श्रेणी थी कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। इसमें कौन लोग आते हैं, मतलब मोटे तौर पर? इसमें कुछ खास वर्ग है जिन्हें कानून अनुबंध करने से रोकता है या उनकी क्षमता को सीमित करता है। जैसे विदेशी शत्रु, मतलब जिस देश से युद्ध चल रहा हो उसके नागरिक। हाँ। दिवालिया घोषित व्यक्ति, इंसॉल्वेंट। ओके। या सजा काट रहा कैदी। कुछ मामलों में निगम या कंपनियां भी अपने मेमोरेंडम में लिखे उद्देश्यों के बाहर अनुबंध नहीं कर सकती। तो ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो हुई कौन अनुबंध कर सकता है इसकी बात, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। अब आते हैं इससे भी ज्यादा शायद पेचीदा मुद्दे पर, सहमति यानी कंसेंट और उसका स्वतंत्र यानी फ्री होना। कानून में एक टर्म है कंसेंसस एड ईडम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही मतलब से सहमत होते हैं। मतलब दोनों एक ही चीज समझ रहे हैं और उसी पर राजी हैं। ठीक है, सहमति तो हो गई, पर कानून कहता है ये सहमति स्वतंत्र भी होनी चाहिए, फ्री। ये कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती? हाँ, ये बहुत जरूरी है। धारा 14 कहती है कि सहमति स्वतंत्र तब नहीं होती जब वो 5 में से किसी एक वजह से ली गई हो। 5 वजह हैं, कौन सी? पहली है प्रपीड़न यानी कोअर्जन, दूसरी अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरी कपट या धोखाधड़ी यानी फ्रॉड, चौथी मिथ्या वर्णन या गलत बयानी यानी मिसरिप्रेजेंटेशन, और पांचवी भूल या गलती यानी मिस्टेक। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ओके। हाँ, इनमें से किसी भी चीज से अगर सहमति ली गई है तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी। और अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो उस अनुबंध का क्या होता है? क्या वो सीधे रद्द हो जाता है या कुछ और? ये इस पर निर्भर करता है कि सहमति किस वजह से स्वतंत्र नहीं थी। देखिए, अगर वो पहले 4 कारणों से, मतलब कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो अनुबंध पीड़ित पक्ष के लिए व्यर्थनीय यानी वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मतलब? व्यर्थनीय का मतलब है कि जिस पक्ष के साथ जोर जबरदस्ती या धोखा हुआ है उसके पास ऑप्शन है, विकल्प है। वो चाहे तो अनुबंध को रद्द कर सकता है या फिर उसे जारी रख सकता है, उसकी मर्जी पर है। अच्छा, तो वो पार्टी तय करेगी। और 5वां कारण, गलती या मिस्टेक? गलती का मामला थोड़ा अलग है। अगर सहमति गलती की वजह से बिगड़ी है,
खासकर जब दोनों पक्षों से गलती हुई हो, बाइलैटरल मिस्टेक, तो अनुबंध अक्सर व्यर्थ यानी वॉइड ही हो जाता है। वॉइड मतलब शुरू से ही खत्म। हाँ, मतलब कानूनन उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। वहां किसी की मर्जी का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, समझ गया। व्यर्थनीय और व्यर्थ में ये फर्क है। चलिए इन पांचों को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला है प्रपीड़न या कोअर्जन। इसका मतलब धमकाकर सहमति लेना। हाँ, मोटे तौर पर यही है। प्रपीड़न का मतलब है कोई ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत मना है, या फिर किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेना या लेने की धमकी देना। और ये सब क्यों? ताकि सामने वाला अनुबंध करने को मजबूर हो जाए। अच्छा। कोई उदाहरण? जैसे किसी को धमकी देना कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेची तो मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा। या किसी एजेंट का मालिक की अकाउंट बुक्स रोक लेना और कहना कि जब तक तुम मुझे रिलीज नहीं करोगे मैं बुक्स नहीं दूंगा। ये सब कोअर्जन है। इसमें आत्महत्या की धमकी भी शामिल माना गया है। अरे वाह, आत्महत्या की धमकी भी? हाँ, और ये दबाव जरूरी नहीं कि सीधे अनुबंध करने वाले पर ही हो। किसी तीसरे व्यक्ति पर दबाव डालकर भी किसी और से अनुबंध करवाया जा सकता है। और इसका नतीजा वही अनुबंध, वॉइडेबल, पीड़ित पक्ष की मर्जी पर। बिल्कुल। और अगर कोअर्जन के तहत कुछ पैसा या चीज ली गई है तो वो वापस करनी पड़ती है, धारा 72 के तहत। ठीक है। अब अगला है अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये कोअर्जन से कैसे अलग है? इसमें तो सीधी धमकी नहीं होती शायद। सही कहा। अनुचित प्रभाव में शारीरिक जोर जबरदस्ती नहीं होती। इसमें होता है मानसिक या नैतिक दबाव। ये तब होता है जब पार्टियों के बीच रिश्ता ऐसा हो कि एक पक्ष दूसरे की इच्छा को, उसके विल को डोमिनेट करने की स्थिति में हो। डोमिनेट करने की स्थिति जैसे डॉक्टर और मरीज, गुरु और चेला, वकील और क्लाइंट, मालिक और नौकर। यहाँ एक पार्टी दूसरे पर भरोसा करती है या उसकी अथॉरिटी मानती है, और फिर वो डोमिनेटिंग पार्टी अपनी इस पोजीशन का गलत फायदा उठाकर दूसरे से कोई ऐसा सौदा कर ले जो उसके लिए अनफेयर हो, अनुचित हो। लेकिन रिश्तों में थोड़ा बहुत प्रभाव तो होता ही है। माता पिता बच्चों पर डालते हैं, दोस्त एक दूसरे पर। कब माना जाएगा कि यह अनुचित है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कानून कुछ स्थितियां बताता है जहां अनुचित प्रभाव का शक, प्रिजम्पशन पैदा होता है। जैसे जब एक पक्ष का दूसरे पर वास्तविक या दिखने वाला अधिकार हो, या जब रिश्ता भरोसे वाला हो, जिसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। फिड्यूशरी? हाँ, जैसे वकील क्लाइंट। या जब एक पक्ष दूसरे की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाए, जैसे कोई बहुत बूढ़ा है, बीमार है, दिमागी तनाव में है। अच्छा। और कभी-कभी सौदा ही इतना बेतुका और एक तरफा होता है जिसे अनकॉशनेबल बार्गेन कहते हैं, कि कोर्ट मान लेती है कि जरूर अनुचित प्रभाव डाला गया होगा। जैसे कोई साहूकार बहुत जरूरतमंद इंसान को बेहद ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दे दे। लेकिन आपने कहा हर ऊंची ब्याज दर अनुचित प्रभाव नहीं है। नहीं, सामान्य बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर दोनों पार्टियां समझदार है तो सिर्फ ब्याज दर ऊंची होने से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बन जाता। देखना पड़ता है कि क्या एक पार्टी ने दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाया। और अगर अनुचित प्रभाव साबित हो जाए तो नतीजा क्या? तब भी अनुबंध पीड़ित पक्ष के लिए व्यर्थनीय, वॉइडेबल होता है। कोर्ट चाहे तो अनुबंध पूरी तरह रद्द कर सकती है, या अगर पीड़ित पक्ष को उस सौदे से कुछ फायदा मिला है तो कोर्ट कह सकती है कि वो फायदा लौटाओ और फिर अनुबंध को मॉडिफाई कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है। तो ये हुआ अनुचित प्रभाव। अब आते हैं कपट या धोखाधड़ी पर। फ्रॉड। हाँ, ये तो सीधा सीधा धोखा देना हुआ। हाँ। फ्रॉड का मतलब ही है धोखा देने के इरादे से किया गया काम। धारा 17 बताती है कि फ्रॉड में क्या क्या शामिल है। क्या क्या? पहला, जानबूझकर कोई झूठी बात कहना, ये जानते हुए कि वो झूठ है। दूसरा, किसी सच को एक्टिवली छुपाना, जानते बूझते हुए। तीसरा, कोई ऐसा वादा करना जिसे निभाने का इरादा ही ना हो शुरू से। चौथा, कोई भी ऐसा काम करना जो धोखा देने के लिए फिट हो। और पांचवा, कोई ऐसा काम या चूक जिसे कानून खास तौर पर फ्रॉड घोषित करता हो। इन सब में सबसे जरूरी तत्व है धोखा देने का इरादा, इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव। क्या चुप रहना भी धोखा हो सकता है? जैसे अगर कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है और उसे पता है कि इंजन में खराबी है, पर वो बताता नहीं,
क्या ये फ्रॉड है? आमतौर पर सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। एक सिद्धांत है कैविएट एम्प्टर, यानी क्रेता सावधान रहे। खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो चीज को अच्छी तरह जांच परख ले। अच्छा। लेकिन दो स्थितियों में चुप रहना फ्रॉड माना जाता है। पहला, जब बोलने का कर्तव्य हो, ड्यूटी टू स्पीक। ये तब होता है जब पार्टियों के बीच भरोसे का रिश्ता हो। जैसे पिता अपनी बेटी को घोड़ा बेच रहा है और उसे पता है कि घोड़ा ठीक नहीं है, तो उसे बताना चाहिए। या बीमा के अनुबंध में आपको सारी बातें सच सच बतानी होती हैं। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति है जब चुप्पी ही बोलने के बराबर हो। जैसे कोई कहे, अगर तुम कुछ नहीं कहते तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है। अब अगर घोड़ा स्वस्थ नहीं है और बेचने वाला चुप रहता है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। समझ गया। फ्रॉड का नतीजा भी वही है, अनुबंध व्यर्थनीय, वॉइडेबल। हाँ, पीड़ित पक्ष चाहे तो अनुबंध रद्द कर सकता है, या वो नुकसान का हर्जाना, डैमेजेस मांग सकता है, या फिर वो अनुबंध को उसी तरह लागू करने पर जोर दे सकता है मानो जो बात कही गई थी वो सच होती। ओके। अब इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है मिथ्या वर्णन या गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें और फ्रॉड में क्या फर्क है? दोनों में गलत बात कही जा रही है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। सबसे बड़ा फर्क इरादे का है, इंटेंशन का। फ्रॉड में धोखा देने का इरादा होता है। मिथ्या वर्णन में भी गलत बात कही जाती है, लेकिन कहने वाले का इरादा धोखा देने का नहीं होता। वो अनजाने में या लापरवाही से या किसी गलत जानकारी के आधार पर कुछ ऐसा कह देता है जो सच नहीं है, पर वो खुद उसे सच मान रहा होता है। अच्छा, तो मतलब नीयत का फर्क है। फ्रॉड में जानबूझकर धोखा, मिसरिप्रेजेंटेशन में अनजाने में गलती। बिल्कुल। जैसे कोई अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचते हुए कहता है कि ये 50 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, क्योंकि उसने कहीं सुना था, पर असल में वो 30 ही चलती है। अगर उसने ये बात ईमानदारी से कही थी, धोखा देने के इरादे से नहीं, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं। इसके नतीजे में भी फर्क होगा फिर? हाँ, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी अनुबंध व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल, यानी पीड़ित पक्ष उसे रद्द कर सकता है, लेकिन वो आम तौर पर हर्जाना, डैमेजेस नहीं मांग सकता, क्योंकि सामने वाले का इरादा धोखा देने का नहीं था। अच्छा, हर्जाना नहीं मिलेगा। हाँ, और एक बात और, अगर सच पता चलने के बाद भी पीड़ित पक्ष अनुबंध से फायदा उठाता रहता है, जैसे उस मोटरसाइकिल को खरीद कर इस्तेमाल करता रहा, रिपेयर करवाया, तो वो बाद में रद्द करने का अधिकार खो सकता है। ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ आ गया। अब आखिरी तत्व था सहमति को बिगाड़ने वाला, भूल या गलती, मिस्टेक। इसका क्या असर होता है? गलती थोड़ी अलग है। गलती दो तरह की हो सकती है, कानून की गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ, और तथ्य की गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कानून की गलती? अगर गलती भारत के किसी कानून को समझने में हुई है, तो आमतौर पर अनुबंध पर असर नहीं पड़ता। ये माना जाता है कि सबको अपने देश का कानून पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन अगर गलती किसी विदेशी कानून की है, तो उसे तथ्य की गलती की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अच्छा। और तथ्य की गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ दो बातें हैं। अगर गलती सिर्फ एक पक्ष से हुई है, जिसे कहते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक, तो भी अनुबंध आमतौर पर वैध रहता है, वॉइडेबल नहीं होता, रद्द नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरफ की गलती से फर्क नहीं पड़ता? आमतौर पर नहीं। लेकिन अगर गलती दोनों पक्षों से हुई है, बायलैटरल मिस्टेक, और वो गलती अनुबंध के लिए किसी बहुत जरूरी तथ्य के बारे में है। जरूरी तथ्य जैसे मान लीजिए हम एक घोड़े को खरीदने बेचने का सौदा कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि सौदा करते समय वो घोड़ा मर चुका था। या हम कोई पेंटिंग खरीद रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ओरिजिनल है, आप भी सोच रहे हैं ओरिजिनल है, पर वो कॉपी है। या जिस चीज का सौदा हो रहा है, उसकी पहचान, मात्रा या कीमत के बारे में दोनों को ही बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, दोनों ही गलती पर हों। हाँ, और गलती ऐसी हो जो अनुबंध की जड़ पर असर डाले। अच्छा। ऐसी स्थिति में अनुबंध शुरू से ही व्यर्थ, वॉइड माना जाता है। वॉइड मतलब वो कभी था ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ किसी की मर्जी का सवाल नहीं, अनुबंध है ही नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि सहमति का होना ही काफी नहीं, उसका स्वतंत्र होना और गलती से मुक्त होना भी जरूरी है। अब अगले कदम पर चलते हैं। अनुबंध का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट और प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, वो भी कानूनी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, आप किसी गैर कानूनी काम को करने या करवाने के लिए वैध अनुबंध नहीं कर सकते। आपका मकसद और बदले में जो मिल रहा है, दोनों लीगल होने चाहिए। धारा 23 बताती है कि उद्देश्य या प्रतिफल कब गैर कानूनी माना जाता है। कब माना जाता है? कई स्थितियां हैं।
पहला, अगर वो कानून द्वारा मना हो, फोरबिडन बाय लॉ, जैसे ड्रग्स बेचना या किसी की हत्या के लिए सुपारी देना। जाहिर है। दूसरा, अगर उसकी इजाजत देने से किसी और कानून के प्रावधान विफल हो जाएं। तीसरा, अगर वो कपटपूर्ण हो, फ्रॉडुलेंट। चौथा, अगर उससे किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को चोट या नुकसान पहुंचता हो। पांचवां, अगर अदालत उसे अनैतिक, इमोरल मानती हो। अनैतिक जैसे किसी शादीशुदा औरत को पैसे देना कि वो अपने पति को तलाक देकर आपसे शादी करे, या शादी करवाने के लिए दलाली लेना। अच्छा, और छठा, अगर वो लोक नीति के विरुद्ध हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये लोक नीति के विरुद्ध क्या होता है? ये तो बड़ा ब्रॉड सा टर्म लगता है। हाँ, ये एक व्यापक धारणा है। इसका कोई सटीक दायरा बनाना मुश्किल है, क्योंकि समाज और नीतियां बदलती रहती हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है कि कुछ समझौते समाज के ओवरऑल भले के खिलाफ माने जाते हैं, भले ही वो सीधे तौर पर किसी कानून को न तोड़ते हों। उदाहरण दे सकती हैं कुछ? जरूर। जैसे युद्ध के समय दुश्मन देश के नागरिक से व्यापार करना, किसी अपराध के लिए, खासकर गंभीर अपराध के लिए, कानूनी कार्रवाई को पैसे देकर रोकवाना, जिसे कहते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अच्छा। सरकारी नौकरी या कोई पद्म पुरस्कार वगैरह दिलाने के लिए रिश्वत का समझौता करना। ऐसे समझौते करना जिनसे बाजार में एकाधिकार, मोनोपोली बनता हो और आम जनता का नुकसान हो। ये सब लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं और ऐसे समझौते व्यर्थ होते हैं, वॉइड। समझ गया। और अगर किसी समझौते में उद्देश्य या प्रतिफल का कुछ हिस्सा कानूनी हो और कुछ गैर कानूनी, मान लीजिए कोई किसी को नौकरी पर रखता है कुछ लीगल काम करने के लिए और कुछ इलीगल काम करने के लिए, और एक मुश्त सैलरी देता है। अगर गैर कानूनी हिस्से को कानूनी हिस्से से अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं कर सकते, जैसा आपके उदाहरण में सैलरी एक मुश्त है, तो फिर पूरा समझौता ही व्यर्थ हो जाता है। ये धारा 24 कहती है। पूरा ही व्यर्थ? ओके। हाँ, ठीक है। तो उद्देश्य और प्रतिफल भी लीगल होने चाहिए। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ समझौते ऐसे भी हैं जिन्हें कानून ने सीधे सीधे व्यर्थ घोषित कर दिया है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब इनके बारे में सोचना ही नहीं, ये है ही व्यर्थ। हाँ, बिल्कुल। कानून कुछ तरह के समझौतों को समाज के लिए इतना हानिकारक या निरर्थक मानता है कि उन्हें सीधे व्यर्थ करार देता है, चाहे उनमें बाकी सारी शर्तें पूरी क्यों ना हो रही हों। इनमें कौन से मुख्य हैं? कई हैं। कुछ मुख्य उदाहरण हैं। पहला, किसी वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला कोई भी समझौता, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, धारा 26। दूसरा, किसी व्यक्ति को कोई भी वैध व्यापार, धंधा या पेशा करने से रोकने वाला समझौता, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, धारा 27। किसी को बिजनेस करने से रोकना, ये तो व्यर्थ हो गई। हाँ, ये व्यर्थ होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। जैसे अगर कोई अपना बिजनेस बेचता है गुडविल के साथ, तो खरीदार बेचने वाले पर कुछ वाजिब रोक लगा सकता है कि वो एक निश्चित इलाके में एक निश्चित समय तक वैसा ही बिजनेस ना करे। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, ये गुडविल की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी माना जाता है। इसी तरह पार्टनरशिप अग्रीमेंट में भी पार्टनर्स एक दूसरे पर कुछ रोक लगा सकते हैं। ठीक है, और कौन से हैं? तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों के लिए सामान्य अदालती कार्रवाई करने से पूरी तरह रोकने वाला समझौता, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, धारा 28। आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन अगर पार्टियां आपस में तय करती हैं कि कोई विवाद होने पर वो कोर्ट जाने की बजाय किसी मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगी, तो वो समझौता वैध है। आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड होता है। ओके, और चौथा, ऐसा समझौता जिसका मतलब ही पक्का ना हो, अनिश्चित हो, अग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग, धारा 29। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपको 100 टन तेल बेचूंगी, अब कौन सा तेल, कब, कैसे, कुछ पता नहीं, तो ये व्यर्थ है। स्वाभाविक है। और पांचवा, जो काफी आम है, बाजी या दांव लगाने का करार, वेजरिंग एग्रीमेंट, धारा 30। बाजी करार यानी शर्त लगाना, जैसे क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना कि कौन जीतेगा। ये व्यर्थ क्यों है? हाँ, बिल्कुल। बाजी करार व्यर्थ होता है। इसका मतलब है एक ऐसा समझौता जिसमें किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर पैसा या कोई मूल्यवान चीज एक पार्टी दूसरी को देगी, और इसमें दोनों पार्टियों का उस घटना के नतीजे पर
सिर्फ जीत या हार का ही हित होता है, कोई और वास्तविक इंडिपेंडेंट हित नहीं होता। जैसे बारिश होगी या नहीं, इस पर शर्त लगाना। कानून ऐसे समझौतों को जो सिर्फ किस्मत पर आधारित हैं और जिनमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहता। इसलिए ये व्यर्थ है। लॉटरी भी तकनीकी रूप से इसी श्रेणी में आती है, भले ही सरकार उसे चला रही हो। अच्छा, लॉटरी भी वेजरिंग है। तो क्या हर तरह की प्रतियोगिता या खेल जिसमें पैसा लगा हो बाजी है, जैसे कोई क्विज कंपटीशन या बीमा, इंश्योरेंस, वो भी तो एक तरह से अनिश्चित घटना पर आधारित है? नहीं, सब बाजी नहीं है। फर्क करना जरूरी है। जैसे कौशल के खेल, गेम्स ऑफ स्किल, जहां जीतने के लिए दिमाग या हुनर लगता है, वो बाजी नहीं माने जाते अगर इनाम राशि एक सीमा तक है। वास्तविक शेयर बाजार के सौदे, जहां शेयर खरीदने, बेचने और डिलीवरी लेने देने का इरादा हो, वो बाजी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है। और बीमा? बीमा अनुबंध भी बाजी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बीमा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और नुकसान की भरपाई करना होता है, न कि सिर्फ जीत हार का दाव लगाना। हाँ, उद्देश्य अलग है। हाँ, और बीमा में बीमा योग्य हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। मतलब आपका उस चीज या व्यक्ति की सुरक्षा में वास्तविक आर्थिक हित होना चाहिए जिसका आप बीमा करवा रहे हैं। जैसे आपका अपने घर में, अपनी गाड़ी में या अपने जीवन में हित है। बाजी में ऐसा कोई हित नहीं होता। ठीक है। घुड़दौड़ पर शर्त लगाना? घुड़दौड़ पर लगी कुछ शर्तें अगर इनाम 500 या उससे ज्यादा का हो तो उन्हें कानूनन बाजी नहीं माना जाता। ये एक एक्सेप्शन है। बाप रे, ये तो बहुत सारी बारीकियां थी। कानून की दुनिया वाकई पेचीदा है तो सारी है अगर हम समेटें कि एक पक्के कानूनी अनुबंध के लिए सिर्फ पार्टियों का सहमत होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका सक्षम होना जरूरी है, सहमति का स्वतंत्र होना जरूरी है, उद्देश्य और प्रतिफल का कानूनी होना जरूरी है, और समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कानून ने पहले से ही व्यर्थ घोषित कर रखा हो। बिल्कुल सही। ये सारे तत्व मिलकर ही एक समझौते को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध बनाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि अनुबंध करते समय सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर ही नहीं, बल्कि उन पूरी परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए जिनमें सहमति दी गई है। ये भी देखना चाहिए कि कहीं अनुबंध का मकसद कानून या नैतिकता के खिलाफ तो नहीं जा रहा। सही कहा। जरा सोचिए, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसा समझौता ध्यान में आता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में देखा हो या कहीं खबरों में पढ़ा हो, जहां इनमें से कोई तत्व क्षमता, स्वतंत्र सहमति, कानूनी उद्देश्य या स्पष्ट व्यर्थता संदिग्ध लग रहा हो? यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे पहचानें। ये सोचने वाली बात है। इस बेहद जानकारीपूर्ण और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन इससे अनुबंधों को देखने का नजरिया बदलेगा। शुक्रिया।